आरडीए में कोई माफिया बैठा है, वही देते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेई का मानसून से 1 महीना पहले इसकी सफाई का, लेकिन वो सफाई बिल्कुल नहीं होती। मशीनें आती हैं, जहाँ जहाँ पुल है, जहाँ से लेई नज़र आती है, वहाँ पे वो थोड़ा थोड़ा मलबा हटा के किनारों पे लगा देते हैं। हमने कोई टीम नहीं देखी जो आके पूछे या फिर पता करे कि किसी ने नुकसान किया है, किसका नुकसान कितना हुआ है, किसी के बिस्तरे, कपड़े, फर्नीचर तबाह हो गया लोगों का। जो नीचे पोर्शन वाला तकरीबन सारा ही तबाह हो जाता है। पानी तो हमारे घरों में ऐसे आता है जैसे आने का हक होता है, और हमें तो इतनी टेंशन होती है कि पानी की वजह से हमारे माल का भी, जान का भी, बच्चों का भी, घर का हर चीज़ का खतरा है ना। – 2022 का जो फ्लड था, फोरकास्ट ये थी 35 to 40% हमारे नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होगा। वो 175% नॉर्मल से ज़्यादा हुआ था। इस किस्म के इवेंट्स फ्यूचर में आ नहीं सकते, आएंगे। हमारा रिसर्च का सिस्टम और हमारे क्लाइमेट रिलेटेड मॉडल्स इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि जो प्रिडिक्ट कर सकें बहुत इफ़ेक्टिवली। 6 साइट्स हमने स्टडी की थी। इसमें एक शाह लादिता थी, ढोकचीवन थी, सैदपुर थी, कलिंजर थी, मैराबेरी थी और सैद नूरपुर थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो 6 साइट्स थी, इनके ऊपर जिस वक्त फर्दर डिटेल एग्जामिनेशन किया गया तो वहाँ पर कुछ इंक्रोचमेंट्स हो चुकी थी। इनमें से 4 साइटों के ऊपर 2 साइटें अब भी ऐसी हैं कि जिनके ऊपर प्रॉबली काम हो सकता है। गुज़िश्ता 3 दिहाइयों में हमारे यहाँ सैलाब को डील करने में इनकलाबी तब्दीलियाँ रुनमा हुई हैं। पहले हम सैलाब के साथ लड़ते थे, अब हम सैलाब के साथ जीना सीख रहे हैं। माहौलियाती साइंसदानों और ज़री माहिरीन से लेकर वाटर एक्सपर्ट्स तक कहते हैं कि सैलाब हमारे दुश्मन नहीं, बल्कि इंसान की बेजा मुदाखलत ने उसकी मेहरबानी को दुश्मनी में बदल दिया है। सदियों से इंसान और सैलाब एक पुरअमन बकाए बाहमी के साथ रहते आए हैं, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी, दरियाओं को जंजीरों में जकड़कर खुराक और कपास पैदा करने की कोशिश की गई। डैम्स, बैराजों और नहरी निज़ामों की तामीर ने दरियाओं को काबू में लाना जरूरी बना दिया। इसके साथ साथ दरियाओं को उनके रास्ते पर रखने के लिए पुश्ते बनाए गए और नई बेहंगम आबादियों को इस तरह बनाया गया कि पानी की निकास के कुदरती रास्ते भी या तो बंद कर दिए गए या उनको इस कदर तंग कर दिया गया कि दरिया इन रुकावटों को तोड़कर अपनी असल राहों को दोबारा हासिल करने के लिए बेकाबू हो गए। अपना कुदरती बहाव और रास्ते तलाश करने की कोशिश में बेहंगम इधर उधर फिरते दरियाओं के पानी को हमने सैलाब का नाम दे दिया। तो ये दरियाओं की वो बगावत है जो खुले मैदानों और इलाकों में हर साल बर्पा होती है। नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान 4 लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ। प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पे अपडेट हुआ, प्राइम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन पे हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने 29 अगस्त 2022 को इंस्ट्रक्शंस पास ऑन की थी कि नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान को अपग्रेड किया जाए 2022 के सबक जो हमने हासिल किए उसको डाल के। इस प्लान ने पूरे मुल्क के 20 सिटीज़ को मोस्ट वल्नरेबल करार दिया है, जिसमें से 7 पंजाब में, 7 सिंध में, 3 केपी और 3 बलूचिस्तान में है, जिसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे अर्बन लेवल की स्टडीज़ की जाएं और अर्बन फ्लड मैनेजमेंट के जो भी स्ट्रक्चरल, नॉन स्ट्रक्चरल और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की ज़रूरत है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। वॉर फुटिंग पे करने की ज़रूरत है। अर्बन फ्लडिंग है, ये एक नया अलार्मिंग साइन है। पाकिस्तान में फ्लड कमीशन ने एक ख़ास रिपोर्ट दी थी हुकूमत को अपनी सिफारिशात के साथ कि 20 ऐसे शहर हैं बड़े पाकिस्तान में, जिस तरह लाहौर है, रावलपिंडी है, फैसलाबाद है, डेरा गाजी खान है, कराची है, पेशावर है या बारखान है बलूचिस्तान में, क्वेटा है। ये वो बड़े शहर हैं जिसमें अर्बन फ्लडिंग जनरेट होगी प्लानिंग गलत होने की वजह से। जो कुदरती नाले हैं उन वहाँ पर चाइना कटिंग है या उन नालों को बंद कर दिया गया है,
वहाँ कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स और शहर खड़े कर दिए गए हैं, या फिर ऐसा है कि उनको छोटा कर दिया गया है। अभी हमने इस्लामाबाद में देखा, हमने डेरा गाजी खान में देखा, मुख्तलिफ और शहरों में देखा जहाँ पर ये तमाम रास्ते बंद थे या जहाँ सफाई का इंतज़ाम बिल्कुल सही नहीं था, जिस वजह से ये अमवात हुई हैं। हमने शहरों में भी पानी को काबू करने की ऐसी मसनूई कोशिशें की हैं कि जैसे ही मानसून का मौसम शुरू होता है, पानी की यही बगावत हमारे जदीद शहरों में सर उठा लेती है। तेज रफ्तार तब्दीलियों के शिकार मानसून के मौसम ने नया पैटर्न इख्तियार किया है। गैर मुतवक्के और शदीद बारिशों की वजह से कम वक्त में ज्यादा बारिश होती है, जिससे अर्बन फ्लडिंग का खतरा बढ़ जाता है। म्यूनिसिपल इदारे बेबस हो जाते हैं और इंसानी बस्तियों में कई कई फुट पानी दनदनाता फिरता है। इंसानी जानें ज़ाया होती हैं और अरबों रुपए मालियत के इमलाक तबाह हो जाते हैं। जैसे मानसून का सर्कल चलता है, वैसे ही अर्बन फ्लडिंग के बाद टूट फूट और नई तामीरात का सर्कल दोबारा चलना शुरू हो जाता है। कहीं भी ये नहीं सोचा जाता कि अगले मानसून में क्या होगा। नुकसान को रोका जा सकता है कि नहीं, बारिशी पानी को स्टोर किया जा सकता है कि नहीं, और सबसे बढ़कर इंसानी जानों के ज़िया और इमलाक की तबाही को कैसे रोका जाए। गुज़िश्ता कई बरसों से माहिरीन मौसमियात और मीडिया पर तज्जिया करने वालों ने तसलसल के साथ एक नई टर्मिनोलॉजी को बार बार दोहराया है। वो है क्लाउड ब्रस्ट, या किसी मखसूस मुकाम और वक्त पर बादलों का अचानक फट जाना। ये क्लाउड ब्रस्ट और फ्लैश फ्लडिंग क्या है? क्लाउड बर्स्ट की जो डेफिनेशन है WMO के जी मैनुअल के मुताबिक, वो ये है कि बड़े शॉर्ट पीरियड में क्लाउड जो है वो ज़्यादा बारिश दे दे। कम से कम उसमें जो है उसकी डेफिनेशन में कि जी 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश अगर 1 घंटे में हो जाती है, और तो वो क्लाउड बर्स्ट, और उसके साथ उसका फिनोमेना भी होता है कि क्लाउड बर्स्ट जो होता है वो विंड्स भी स्ट्रांग होती है, गरज चमक भी उसके साथ होती है। तो ये जब चीज़ें होती हैं तो फिर हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। क्लाउड बर्स्ट हर वक्त नहीं होता, बड़ा रेयर फिनोमेना होता है। ये नहीं है कि जी कहीं पे ज़्यादा बारिश भी हो जाए ना तो हम उसको क्लाउड बर्स्ट का नाम नहीं देते। अब नॉर्मली जो हमारे पास इस वक्त बारिशें हो रही हैं, उनमें आप अगर उनका टाइम स्पैन देखें तो 24 घंटे भी है, 36 घंटे भी है, 12 घंटे भी है। तो ये क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन में नहीं आती। क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लैश फ्लडिंग पूरी दुनिया में हो रही है। अभी आपने टेक्सास में भी सुना होगा, अभी आपने न्यूयॉर्क में भी सुना होगा। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते की बात है तो टेक्सास में फ्लडिंग हुई, न्यूयॉर्क में फ्लडिंग हुई। पूरी दुनिया के अंदर ये क्लाइमेट चेंज का ये इफ़ेक्ट है। बात करने की ये है कि अभी क्लाइमेट चेंज तो चलिए हमारे सर के ऊपर एक आके बैठी हुई है चीज़, हमने इसको इसके साथ से इससे बचना कैसे है। मैं मतलब है कि उन तमाम लोगों के लिए जो जिनकी जानें गई, उनसे ठीक है बड़े बड़े अफसोस के साथ, लेकिन उनको वहाँ पर कम से कम नहीं जाना चाहिए था। अगर वो खुद ना जाते वहाँ पे, या वहाँ पर कुछ लोग ऐसे खड़े होते जो जिनको मालूम होता कि बारिश आने वाली है और अभी सैलाबी सूरत हाल बननी है, तो हमारी जो रेस्क्यू टीमें हैं वहाँ पर होती हैं और लोगों को वहाँ पर जाने से रोकते। NDMA के मुताबिक मुल्क भर में सैलाब की वजह से मुतल्लिका अमवात की मजमूई तादाद 281 हो चुकी है। पंजाब 151 अमवात, 536 जख्मी, खैबर पख्तूनख्वा 64 अमवात, 79 जख्मी, सिंध 27 अमवात, 40 जख्मी, बलोचिस्तान 20 अमवात, 4 जख्मी, गिलगित बल्तिस्तान 9 अमवात, 4 जख्मी, इस्लामाबाद 8 अमवात, 3 जख्मी, आज़ाद जम्मू और कश्मीर 2 अमवात, 10 जख्मी। NDMA की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक मानसून सीजन के आगाज से अब तक कम से कम 675 अफराद जख्मी हुए हैं और 1557 मकानात को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 537 मुकम्मल तौर पर तबाह और 1020 जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए हैं। मकानात को पहुंचने वाले नुकसानात के लिहाज से गिलगित बल्तिस्तान सरे फहरिस्त है, जहां 533 मकानात को नुकसान पहुंचा, जिनमें से 342 मुकम्मल तबाह और 191 जुज़वी मुतासिर हुए। आज़ाद कश्मीर 299 मुतासरा मकानात, 58 मुकम्मल,
241 जुज़वी, खैबर पख्तूनख्वा 293, 91 मुकम्मल 202 जुज़वी, पंजाब 209, 1 मुकम्मल 208 जुज़वी, सिंध 87, 33 मुकम्मल 54 जुज़वी, बलूचिस्तान 80, 11 मुकम्मल 69 जुज़वी, इस्लामाबाद 56, 1 मुकम्मल 55 जुज़वी। दरियाओं से निकलने वाले सैलाबी रेलों का अक्सर बेशतर दारोमदार हद से ज्यादा बारिशों के बायस नदी नालों में पानी की मिकदार बढ़ जाने से आखिरी प्रेशर दरियाओं को मुंतकिल हो जाता है, जो बिफर जाते हैं और खुले मैदानों के साथ साथ किनारों पर वाक़ई इंसानी आबादी को निशाना बनाते हैं। दरियाओं में हद से ज्यादा पानी के बहाव की दूसरी बड़ी वजह इनमें छोड़ा जाने वाला इजाफी पानी होता है, जो भारत मानसून के मौसम में छोड़ देता है। पाकिस्तान के अक्सर बड़े शहरों में मानसून के दौरान एक कदरे नई मुसीबत ने सर उठाया है और ये न सिर्फ इंसानी जानों के ज़िया का बाइस बन रही है, बल्कि कीमती अमलाक भी तबाही से दो चार हो रही हैं। ये मुसीबत है अर्बन फ्लडिंग या शहरी सैलाब। शहरी सैलाब का सोर्स बाहर नहीं आता और ना ही कोई दरिया किसी शहर में घुस जाता है। ये वो सैलाब है जो शहर खुद ही पैदा करते हैं। अर्बन फ्लडिंग अब एक ना सिर्फ लाहौर और पिंडी बल्कि ये तमाम अर्बन सेंटर्स इनका एक परमानेंट इशू बनता जा रहा है। 76 नए जो अर्बन सिटीज़ हैं, इन 76 सिटीज़ में मज़ीद एक पंजाब सिटीज़ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत तमाम में ये अंडरग्राउंड स्टोरेजेस बन रहे हैं और अर्बन फ्लडिंग से रिलेटेड जो बाकी मैयर्स हैं, जिसमें स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं और बाकी चीज़ें हैं, मशीनरी पे फोकस किया जा रहा है ताकि आने वाले सालों में, क्योंकि अर्बन फ्लडिंग अब एक हकीकत है और ये एक प्रॉब्लम रहेगा सूबे के लिए, तो इस पे एक मरबूत और प्रॉपर लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आगे जाया जा रहा है। सैलाब से बचने के लिए मैं ये समझता हूँ कि आपको फौरी तौर के ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ना, इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये जब तक आप अपना पानी घरों में रोकेंगे नहीं, लोगों अपने टैंक्स नहीं बनाएंगे अंडरग्राउंड, छत का पानी कलेक्ट नहीं करेंगे, माइक्रो कैचमेंट्स को आप टैप नहीं करेंगे और इसलिए इसके साथ साथ हम डैम्स नहीं बनाएंगे बड़े। सिमली डैम पानी सप्लाई करता है इस्लामाबाद के लिए। सिमली डैम के साथ हमने गुज़श्ता 20 साल में जो हमने एक्सपीरियंस किया है, वो ये एक्सपीरियंस किया है कि 2 साल ऐसे आते हैं जहाँ पर हमें पानी को ओवरफ्लो करना पड़ जाता है, यानी कि जितनी रिजर्वायर की कैपेसिटी है उतना ही पानी हम ओवरफ्लो कर देते हैं कि पानी पीछे बारिश ज़्यादा हो गई और पानी ज़्यादा आ गया। और उसके बाद 2 साल ऐसे आते हैं जहाँ पर हमारा रिजर्वायर भरता ही नहीं है, तो हमें फिर वो राशनिंग करनी पड़ती है। हम पानी थोड़ा थोड़ा सप्लाई करते हैं इस्लामाबाद के लिए। तो हम इसको काउंटर करने के लिए हमने एक प्रपोज़ल है कि वो प्रपोज़ल ये है कि सिमली के अपस्ट्रीम एक डैम बना दिया जाए। वहाँ पर एक डैम की जगह भी है और एक स्टडी हुई थी, उस स्टडी के मुताबिक उस जगह में एक पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। अगर वहाँ पर एक डैम बना दिया जाए, कैरी ओवर डैम, कि पानी वहाँ पर इकट्ठा हो जाए और उसका जो ओवरफ्लो है वो सारे का सारा पानी या उसका जो डिस्चार्ज है वो हम सिमली में नीचे ले आएँ। तो सिमली में नीचे ले आएँ यानी कि जब यहाँ पर पानी ज़्यादा हो हम उसको स्टोर कर लें और आहिस्ता आहिस्ता इसको हम यूटिलाइज़ कर लें। रवां मानसून सीजन में अर्बन फ्लडिंग के हवाले से सबसे होलनाक खबरें रावलपिंडी शहर से सामने आईं, जहां अर्बन फ्लडिंग का पानी शहर की गलियों और घरों में दाखिल हो गया, बल्कि बिखरे हुए सैलाबी पानी में कई शहरी गाड़ियों समेत बह गए। एक रिटायर्ड आला फौजी ओहदेदार अपनी जवान साल बेटी के हमरा एक बरसाती नाला क्रॉस करते हुए तेज बहाव वाले पानी की जद में आ गए और गाड़ी समेत गहरे नालों में बह गए। ये मंजर मौके पर मौजूद लोगों ने मोबाइल फोन कैमरों से रिकॉर्ड किया। 10 जुलाई की सुबह एक 22 साला नौजवान मोहम्मद मोहसिन मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था कि नाला कुरंग पर बनी हुई एक तंग पुली को क्रॉस करते हुए उसकी मोटरसाइकिल नाले में जा गिरी। मोहसिन की डेड बॉडी तीसरे दिन मिली थी और जहाँ से ये गिरा थे वहाँ से 82 किलोमीटर दूर से जाकर मिली है। ये चौंतरा के इलाके में बाइक उसका उधर से ही तकरीबन 100 फुट के फासले से मिल गया था। वो रेस्क्यू वालों ने निकाला था, जो गोताखोर आए हुए थे नेवी के, उन्होंने वो निकाला था बाइक। और डेड बॉडी जो है ये तो बहुत दूर चली गई थी। फिर वो तीसरे दिन जाकर उधर हम ढूंढते रहे
वहाँ से जाकर फिर मिली है हमें। जहाँ तक रेस्क्यू की बात है, उनके पास तो वो पहली बात है पहुँचते नहीं हैं जल्दी, अगर पहुँच जाते हैं तो फिर वो उनके पास इतने सिस्टम नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, तो पहली बात है यहाँ पर कोई सायरन भी नहीं है इस नाले पर लगा हुआ, ताकि पानी जब आता है, बारिश होती है, ये पानी आता है तो यहाँ पर सायरन बजने चाहिए ताकि लोग महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। तो लोगों के माल मवेशी बह जाते हैं, किनारे पर होते हैं और लोग बह जाते हैं। इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है हमारा इस मुल्क में। काफ़ी लोग इस चीज़ से परेशान हैं। ये सानिया तकरीबन सुबह 8 बजे के करीब पेश आया था और तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद मुझे यूँ ही इतला मिली, तो मैं यहाँ से वहाँ मौके के ऊपर पहुँच गया। वहाँ जाकर सारी सूरत हाल देखी, फिर आहिस्ता आहिस्ता दीगर अहबाब भी, अजीज़ व क़राबा, वो भी वहाँ पर पहुँच गए। तो पानी की रफ़्तार बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ फिर हम आसपास तलाश करना हमने शुरू किया। काफ़ी देर तक हम तलाश करते रहे, लेकिन वहाँ पर हमें कोई भी निशान नहीं मिला। और बाकी फिर तीसरे दिन जाकर चौंतरे के मकाम से वहाँ से हमें यह लाश मिली है। रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग की तारीख के बारे में नेशनल फ्लड कमीशन के साबिक सरबराह अहमद कमाल बताते हैं। 2001 में पिंडी में तारीख की सबसे बड़ी तबाहकुन बारिश हुई थी। 620 मिलीमीटर रेन 10 घंटे में हुई थी। 74 कैजुअल्टीज़ हुई थी, 65 रावलपिंडी में और 9 इस्लामाबाद में। 30 अरब रुपए का स्मॉल एंड मीडियम जो इंडस्ट्रीज़ हैं नाला लेक के दोनों तरफ, उनको नुकसान हुआ था। उस वक्त जैपनीज़ गवर्नमेंट ने, जायका ने गवर्नमेंट को सपोर्ट फराहम की थी। पिंडी इस्लामाबाद के लेवल के पर इन्वायरमेंट एंड फ्लड मैनेजमेंट प्लान तैयार हुआ था। उस प्लान के तहत 3 चीज़ें ज़ाहिर हुई थी कि हमें फौरी तौर पे पिंडी इस्लामाबाद में फ्लड फोरकास्टिंग एंड वार्निंग सिस्टम नाला लेई पे लगाना चाहिए। नंबर 2, पिंडी और इस्लामाबाद में जब इकट्ठी बारिश हो रही होती है तो इस्लामाबाद के 4 कसीज़ या 4 छोटी स्ट्रीम्स हैं जो ऊपर से जब आती हैं तो मेन नाला लेई में मिलती हैं। उनमें एक कांता वाली है, एक बदरा वाली है, एक तिना वाली है और एक सैदपुर कस है। इन चारों कसीस का तकरीबन 35 से 40 हज़ार पानी ये जनरेट करती हैं। रावलपिंडी शहर के इर्द गिर्द खास तौर पर जुड़वा शहर इस्लामाबाद की जोग्राफियाई सूरत हाल ऐसी है कि मारगला के पहाड़ों और इस्लामाबाद शहर के अंदर और गिरदो नवा में होने वाली बारिशों का तमाम तर पानी रावलपिंडी के नाला लेई और दूसरे इलाकों में जाता है। इस पानी की बरवक्त निकासी का इंतजाम काबिल भरोसा नहीं और तजावुजात ने अलग से एक तूफान खड़ा कर दिया है। नालों के जो राइट ऑफ वे है उसको इनक्रोच किया गया है मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की तरफ से, लेकिन इसके अलावा भी वजूहात हैं बहुत सारी। अगर आप इस्लामाबाद को देखें या अगर आप यहाँ रहते हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर एंड कॉर्नर्स के ऊपर जो मकानात होते हैं लोगों के, वो उसके बाद काफ़ी जगह होती है, खाली जगह होती है जिसके ऊपर लोग अपने बना लेते हैं, लॉन्स वगैरह डेवलप कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि CDA ने कम अज़ कम अपने जो प्लॉट्स हैं वो नालों की गुजरगाह के ऊपर नहीं बनाए हुए, वो नालों से हट के बनाए हुए हैं। मगर इसके बावजूद नाले इनक्रोच हो चुके हैं। नाले किसने इनक्रोच किए हैं? तमाम कच्ची आबादियां जो है वो नालों के ऊपर हैं। आप E7 से शुरू हो जाएं और आपको IJP रोड तक जितनी भी कच्ची आबादियां हैं सब नालों के किनारों में मिलेंगी। अब नालों के किनारों के ऊपर होने की वजह से वहाँ पर होता ये है कि नालों का जो रास्ता है वो कम हो गया। फिर इसके अलावा लोग क्या करते हैं, अपने घर में किसी ने कोई दीवार गिरा कर नहीं बनाई है तो उसकी डेब्रीज उठा के तो करीबी नाले में फेंक देगा, जिसकी वजह से नालों का जो गुजरगाह है वो भी कम हो गई है। तो दरख्त गिर जाते हैं, वहाँ पे नालों की सफाई का फुकदान है। पिंडी में भी बारिश हो रही हो और इस्लामाबाद में हो तो पिंडी का पानी अपना तो जनरेट होता है। इस्लामाबाद से क्योंकि हम ग्रेविटी के फ्लो के तहत जाते हैं तो ये वाला पानी भी पिंडी में एंटर होता है। जब पिंडी में नाला लेक जाता है तो पिंडी में नाला लेक कंस्ट्रक्टेड हो जाता है, इस्लामाबाद में फैला हुआ है। जब कंस्ट्रक्टेड होता है तो इसका लेवल बढ़ जाता है, लेवल बढ़ जाता है तो ये लेटरली भी फ्लो करता है। ठीक है जी। और इस वजह से F9 पार्क में, फातिमा जिना पार्क में प्रपोज हुआ था कि हम एक छोटा कम्युनिटी पॉन्ड बनाएं, छोटा डैम उसके अंदर बनाएं, ताकि ऊपर जिस वक्त ये वाला पानी जनरेट हो 30 से 35 हज़ार क्यूसेक का, उसको वहाँ पे रोका जाए उस डैम के अंदर। और
जब पिंडी का पानी सारा नीचे उतर जाए तो फिर इस डैम में से पानी 15 से 20 क्यूसेक पर सेकंड के हिसाब से छोड़ा जाए, जो पिंडी में जाएगा तो किसी किस्म की तबाही नहीं बचाएगा। 21 जुलाई को इस्लामाबाद के नवाही गांव सैदपुर में क्लाउड ब्रस्ट हुआ और माहिरीन के मुताबिक चंद घंटों में 160 मिलीमीटर बारिश हुई और मुकामी नाले में शदीद सैलाब आ गया, जिसमें कई गाड़ियां बह गईं। ऐसा लगता है कि हम किसी वाक़े को बहुत जल्द भूल जाते हैं। उसके बाद एक खामोश इंतजार शुरू होता है कि कब अगला वाक़या रोनमा हो। 6 साइट्स ऐसी हैं जहां पर पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर डैम्स बन जाएं ताकि मारगला की जो भी बारिश हो वो आके इन डैम्स में रुक जाए, जिससे ना सिर्फ ये कि डाउन स्ट्रीम एरियाज़ के अंदर सैलाबी सूरत हाल ना पैदा हो, बल्कि हम उस पानी को इस्तेमाल में भी ले आएँ। तो ये 6 साइट्स हमने स्टडी की थी। इसमें एक शाह लादिता थी, ढोक चीवन थी, सैदपुर थी, कलिंजर थी, मैराबेरी थी और सैद नूरपुर थी। ये 6 साइट्स हमने स्टडी की थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो 6 साइट्स थी, इनके ऊपर जिस वक्त फर्दर डिटेल एग्जामिनेशन किया गया तो वहाँ पर कुछ इंक्रोचमेंट्स हो चुकी थी। इनमें से 4 साइटों के ऊपर 2 साइटें अब भी ऐसी हैं कि जिनके ऊपर प्रॉबली काम हो सकता है। एक है कलिंजर की साइट और एक है नूरपुर की साइट। इन दोनों में पानी का जो पोटेंशियल है उसकी जो उस वक्त स्टडी की गई थी उसके मुताबिक तकरीबन 3 मिलियन गैलन क्यूमुलेटिव, 3 मिलियन गैलन एवरी डे हम यहाँ से अगर डैम बनाए तो पानी भी ले सकते हैं। 60-70 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश अगर 1 घंटे में हुई तो बहुत हालात ख़राब हो जाएंगे। 300 मिलीमीटर बारिश जो तबाही मचाएगी उसका तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतना पानी जो फ्लडिंग में हमें इतना सारा मिलता है तो हम क्यों नहीं इस पानी को ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए यूज़ करें। कल अगर ज़मीनी पानी कम हो तो मैं इस ग्राउंड वाटर को बेहतर तरीके के साथ एक्सप्लॉइट कर सकूँ। बड़े शहरों में मंसूबाबंदी के बगैर सारा साल जारी रहने वाली तामीरात और तजावुजात की भरमार ने जिस तरह इंसानी आबादियों को नागहानी आफात के सामने ला खड़ा किया है, इसके बारे में हुकूमती सतह पर हमारे यहाँ बहुत कम सोचा गया है। इस कोताही और गैर जिम्मेदारी की सबसे बड़ी मिसाल कराची है, जो एक तरफ समंदर में बनने वाले तूफान के खतरे की जद में रहता है तो दूसरी तरफ खुद बेहंगम अंदाज में बढ़ते हुए शहर ने अपने लिए और अपने बासियों के लिए लातादाद मसाइल खड़े कर लिए हैं। कराची को एक तवील अरसे से अर्बन फ्लडिंग के शदीद तरीन खतरे का सामना है। कराची को 1993 में शदीद किस्म की अर्बन फ्लडिंग का सामना करना पड़ा। शदीद बारिशों के बाद शहर में कई दिनों तक पानी खड़ा रहा। गैर कानूनी तामीरात के बाइस नाले कचरे से अट चुके थे और निकासी का कोई इंतजाम नहीं था। इसके बाद 2007 में 70 मिलीमीटर बारिश ने शहर को मफलूज कर दिया। कई इंसानी जानें ज़ाया हुईं। कराची एक बहुत बड़ा शहर है और 1980 के दहाई से पहले बरसाती नालों का एक कुदरती निज़ाम मौजूद था जो मलीर नदी और लियारी नदी के साथ मुंसलिक था और वहाँ से पानी इन नालों के ज़रिए मलीर नदी और लियारी नदी में आता था और समंदर में जाके गिरता था। मगर उसके बाद से जो शहर में तरक्याती प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट हुई है उसकी वजह से बहुत ये जो कुदरती निज़ाम था नालों का जो मौजूद था इसको बहुत अफेक्ट किया, क्योंकि जो नेचुरल फ़्लो था उसको बहुत इन मंसूबों ने मुतासर किया। ये जो मंसूबे बने हैं जिसमें बहुत सारे सड़कें हैं, फ्लाईओवर्स हैं, अंडरपास हैं, लियारी एक्सप्रेसवे है, नॉर्दर्न बाईपास है, ग्रीन लाइन है, इन्होंने जो ये कुदरती निज़ाम था नालों का जिसके ज़रिए पानी बह के लियारी नदी और मलीर नदी में आता था उसको काफ़ी मुतासर किया है, बल्कि मुकम्मल तौर पे डैमेज किया है, जिसकी वजह से अब जब भी बारिश होती है तो पानी नालों में नहीं आता बल्कि सड़कों पे बहने लगता है और उसे काफ़ी टाइम लगता है पानी को डिस्चार्ज होने में।
अगर कभी शहर में 60-70 मिलीमीटर बारिश होती है तो उसकी वजह से काफ़ी हालात ख़राब होंगे। अगर कभी क्लाउड बर्स्ट हो तो बहुत इससे भी बुरे हालात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि ये जो कुदरती निज़ाम है ये अब मौजूद नहीं है। आप देखें जो लियारी एक्सप्रेसवे बना है उसकी वजह से, उनकी दीवारों की वजह से बहुत सारे जगहों से पानी अब नदी के अंदर नहीं जाता, जो बरसाती पानी है। जो ग्रीन लाइन बनाए उन्होंने जो नाले थे जो नॉर्थ कराची से आ रहे थे लियारी नदी में गिरते थे उनको तकरीबन बंद कर दिया। इसलिए नॉर्थ कराची में जब भी बारिश होती है वहाँ नागन चौरंगी और ये इलाके मुकम्मल तौर पर डूब जाते हैं। 2015-16 ऑनवर्ड से एक मार्क्ड चेंज मानसून के ट्रेंड में आनी शुरू हुई, और ये मार्क्ड चेंज क्या थी? मार्क्ड चेंज ये थी कि मानसून का ट्रैक जो बे ऑफ बंगाल से आता है वो इम्पैक्ट करना शुरू हुआ हमारे बलूचिस्तान और फिर सिंध के शहरों इलाकों को, और ज़्यादातर वहाँ के प्लेन एरियाज़ को और वहाँ के अर्बन एरियाज़ को। और ये चीज़ फिर हमें बहुत बड़े पैमाने पे देखी 2022 के फ्लड में, जिसको कि हम प्लूवियल फ्लड कहते हैं। रीज़न उसका क्या था? रीज़न उसका ये था, महकमे मौसमियात के एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो हमारा बलूचिस्तान का एरिया है वहाँ पे जिन दिनों में मानसून का इजरा होता है या मानसून सिस्टम आता है, एक लोकल प्रेशर, लोकल लो एरिया प्रेशर भी डेवलप होता है, जिसकी वजह से मानसून का ट्रैक डिस्टर्ब होता है और वो ट्रैक कर्व कर जाता है, वहाँ से अर्बन साइड की तरफ जाता है। सो दैट इज़ समथिंग जिसको कि हम बहुत ये भी कह सकते हैं कि ये मानसून के पैटर्न में भी तब्दीली है, और उसके साथ साथ हमारी जो मेट्रोलॉजिकल सिचुएशन है या हमारे जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हैं या क्लाइमेट चेंज के अंदर जो तब्दीलियाँ हैं, दैट इज़ नाउ पैरामाउंटली वेरी कह लीजिए कि एविडेंट है, हमारे सामने में नज़र आ रही है। अगस्त 2017 में कराची एक बार फिर अर्बन फ्लडिंग की जद में आ गया और शहर में 100 मिलीमीटर बारिश ने तबाही मचा दी। डिफेंस, सदर, नॉर्थ नाज़िमाबाद और गुलिस्तान जौहर में सैलाबी पानी सड़कों को तबाह करता हुआ घरों में दाखिल हो गया। 60-70 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश अगर एक घंटे में हुई तो बहुत हालात ख़राब हो जाएंगे। वो तो अलग बात है कि जैसे 300 मिलीमीटर बारिश का जो तबाही मचाएगी उसका तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। 300-400 मिलीमीटर बारिश हो सकती है, मैं ये कह रहा हूँ कराची में, क्योंकि ये साहिली शहर है। अगर बारिश जो होगी वो साइक्लोन से भी हो सकती है, सही है ना, साइक्लोन भी हिट कर सकता है, उसका पानी भी आएगा, तो हालात बहुत ख़राब होंगे। उसके लिए हमें कोई तैयारी नहीं की गई है और पानी की निकासी का कोई तरीक़ेकार मौजूद नहीं है। अगर बड़े पैमाने पर फ्लडिंग आ गई तो कई दिन लगेंगे पानी को शहर से निकालने में। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के इन मसाइल का हल मौजूद है, लेकिन शायद हल के बारे में इसलिए नहीं सोचा जाता कि अर्बन फ्लडिंग जैसे मसाइल अव्वल तो हर साल सामने आते हैं और अगर आ भी जाएं तो उनका दौरानिया 1-2 माह के लिए होता है, जिसके बाद हर कोई उन्हें भूल जाता है। जो प्लानिंग है, डेवलपमेंट है, वो एक मास्टर प्लान के तहत होना चाहिए। शहर का एक मास्टर प्लान होना चाहिए जिसमें वो सब चीज़ों को लेके चले कि वो कौन से प्रोजेक्ट हैं, जैसे फ्लाईओवर बनना है या सड़कें बननी है या BRT बनना है, रेड लाइन बनना है, तो ये सब एक प्लान के तहत बनने चाहिए। और उस प्लान में जो है बरसाती नाले और ये लियारी नदी वगैरह को ख़ास तौर पे कंसीडर किया जाए कि वो जो प्लान बन रहे हैं, जैसे अभी रेड लाइन बन रहा है, आपने देखा रेड लाइन ने 2-3 दफ़ा पानी की जो लाइनें हैं उनको मुतासर किया। तो ये प्लान पहले से होना चाहिए, भाई ये मंसूबा बन रहा है, इसके रास्ते में कौन कौन सी सर्विसेज आ रही हैं। आमतौर पे पानी, बिजली वगैरह की सर्विसेज को देखा जाता है, मगर वहाँ से एक नाला गुज़र रहा है, उसको बिल्कुल इग्नोर किया जाता है और उस प्रोजेक्ट को उस नाले के ऊपर से गुजारा जाता है और नाले को बंद किया जाता है, बरसाती नाले को। हमारे पास इस वक्त कोई ग्राउंड वाटर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है। हमने बेतहाशा प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बेतहाशा ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं जहाँ पे देयर इज़ नो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के मैंने कहाँ से जाके इजाज़त लेनी, क्या करना और क्या नहीं करना। मैं
इन सारी चीज़ों के बगैर मैं जहाँ पे चाहता हूँ अपने घरों में हर जगह के पर हम ये अपने बोर लगाते हैं और पानी वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा नेचुरल रिसोर्स जो है और जिसके ऊपर अब क्लाइमेट चेंज का मेजर इम्पैक्ट आ रहा है, हम उसको अपने हाथों से ख़त्म कर रहे हैं। सो देयर इज़ ए नाउ डायर नीड कि वाटर कंजर्वेशन की स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करें। देयर इज़ ए डायर नीड कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को वसी पैमाने पे नेशनल कह लीजिए मुहिम के तौर के पर उसको लेके जाएं। हमारी जितनी भी नई इस्टेब्लिशमेंट्स बन रही हैं या बनती हैं, हाउसिंग स्कीम्स बनती हैं, प्लाजे बनते हैं, उनके अंदर हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बाकायदा उसके डिज़ाइन का हिस्सा बना के उसके लिए लाजिम करार देना चाहिए। चकवाल से, जेहलम से और हमने नाला लई के मुज़ाफ़ात से लोगों को हेलीकॉप्टर से भी रिकॉर्ड टाइम में कम से कम मुद्दत में उनको जो ही वो लोग वहाँ फंसे उनकी इतला मिलने पे हमने फ़ौरन उनको वहाँ से निकाला। हमारे जो इदारे हैं उन इदारों को बेहतर तरीके से बेहतर फुटिंग के ऊपर डाल के उनसे अच्छे इक़दामात और अच्छे प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करवाने की है। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर लाहौर कई बरसों से अर्बन फ्लडिंग का शिकार है और जब भी ज्यादा बारिश हो लाहौर शहर में किसी मंसूबाबंदी के बगैर बनाए गए लातादाद अंडरपासेस और कई इंसानी आबादियां पानी से अट जाती हैं। माहिरीन का कहना है कि मुस्तकबिल में पंजाब के कई बड़े शहर भी अर्बन फ्लडिंग की जद में होंगे क्योंकि तजावुजात की भरमार और तामीराती कामों में किसी प्लानिंग का ना होना इसकी सबसे बड़ी वजह है। अब तक होने वाली बारिशों में पंजाब में सबसे ज्यादा इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं। एनडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में मानसून के दौरान 150 अफराद जाँ बहक हुए हैं, लेकिन पीडीएमए के डायरेक्टर जनरल इरफान अली काठिया के न सिर्फ अंदाजे बहुत मुस्बत हैं बल्कि वो दावा करते हैं कि पंजाब में इंतजामिया ने बहुत जबरदस्त अंदाज में मानसून में मुमकिन तबाही को रोक दिया है। हमारा जो इस दफ़ा का मानसून है ये एक अर्ली मानसून था और ये पहला फेज़ 25 जून से स्टार्ट हुआ और 25 जून के बाद अब हम चौथे स्पेल में इस वक्त चल रहे हैं। तीनों पिछले स्पेल्स जो हैं वो बड़े भरपूर स्पेल रहे और ख़ास तौर पे जो थर्ड स्पेल था उसने काफ़ी हद तक जो टॉरेंशियल रेंज हैं और तूफ़ानी बारिशें हैं वो चकवाल, जेहलम, पिंडी और ओकाड़ा और लाहौर में वो टॉरेंशियल रेंज हुई। लेकिन आप ये भी साथ साथ आपके इल्म में होगा कि पंजाब वो सूबा है कि जिसमें अभी तक कोई ऐसी भी नेग्लिजेंस के साथ अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस से कोई डेथ हो सकती है तो वो बिल्कुल अब तक नहीं हुई। कहीं पे भी रेस्क्यू की ज़रूरत थी तो हमने उस रेस्क्यू को विद इन नो टाइम इंश्योर किया और मैं ये इस वक्त बड़े एतमाद के साथ आपको बताऊं कि जो थर्ड स्पेल में जेहलम, चकवाल और नाला लई की ओवरटॉपिंग की वजह से हालात बने, उस 16 से 18 घंटों के दौरान हमने तकरीबन 1100 लोगों को निकाला और जिसमें सबसे मुश्किल हेलीकॉप्टर के ऑपरेशंस भी 3 अजला में वो हमने किए, जहाँ पे चकवाल से, जेहलम से और हमने नाला लई के मुज़ाफ़ात से लोगों को हेलीकॉप्टर से भी रिकॉर्ड टाइम में कम से कम मुद्दत में उनको जो ही वो लोग वहाँ फंसे उनकी इतला मिलने पे हमने फ़ौरन उनको वहाँ से निकाला और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी कीमती इंसानी जान इसमें ज़ाया नहीं हुई। एनडीएमए जो कौमी सतह पर कुदरती आफात के मुकाबले के लिए आगाही और आफतज़दा इलाकों में रेस्क्यू और मुस्तकबिल में बेहतर इंतजामात जैसी अहम तरीन जिम्मेदारी निभाने के लिए कायम किया गया इदारा है, इसकी कारकर्दगी जांचने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। इसके लिए ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुदर्जात काफ़ी हैं जिनको यहाँ पेश किया जा रहा है। हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने एनडीएमए के जिम्मेदारान से लातादाद मरतबा राब्ता किया और उन्हें दावत दी कि वो न सिर्फ मुल्क में आफात का मुकाबला करने के लिए आम लोगों के लिए हमारे प्लेटफॉर्म से आगाही फ्राहम करें बल्कि उन तमाम इल्ज़ामात का भी जवाब दें जिनका सामना एनडीएमए को आफात के दौरान और बाद में करना पड़ता है। लेकिन बदकिस्मती से किसी भी सतह के किसी जिम्मेदार ने हमारी दावत को कबूल नहीं किया और इस अहम तरीन मौजू पर बात करने से गुरेज किया।
हम इन्वेस्टिगेट्स को हासिल होने वाली सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक NDMA या कौमी इदारा बराए आफात कंट्रोल के अकाउंट्स में 15 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियां पाई गई हैं। इन बेज़ाब्तगियों में मुबैना खुर्द-बुर्द, महंगे ठेके, मनपसंद कंपनियों को ठेके और जरूरी खरीदारी की मद में सरकारी खातों से अरबों रुपए की रकम का गलत इस्तेमाल शामिल है। इन सरकारी दस्तावेजात से साबित होता है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन ने 2018 के बाद मीटिंग नहीं की। वाज़ेह रहे कि सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक वज़ीर आज़म को ये मीटिंग करना पड़ती है। दस्तावेजात में ये इंकशाफ भी सामने आता है कि गुजर नाले की तामीर पर कंपनी को पेमेंट की गई थी। इसी तरह 73 करोड़ रुपए की सेल्स टैक्स की गैर शफाफ इनवॉइसेस फराहम की गई। सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ठेकेदारों से 41 करोड़ का सेल्स टैक्स ना वसूल किया। इसके अलावा मुख्तलिफ पार्टियों को 35 करोड़ की इजाफी अदायगियां भी की गईं। इसके साथ साथ बाज़ सरकारी और नीम सरकारी ठेकेदारों को 15 करोड़ की इजाफी पेमेंट की गई। NDMA की जानिब से बाज़ निजी कंपनियों को 200 करोड़ रुपए इवेंट मैनेजमेंट के नाम पर दे दिए गए। 6 निजी कंपनियों को 4 अरब 82 करोड़ रुपए के बगैर ओपन बिडिंग के ठेके दिए गए। ये ठेके मुतासरा खानदानों के लिए टेंट खरीदने के नाम पर दिए गए। NDMA की तरफ से इन तमाम ठेकों में पेपरा रूल्स को फॉलो नहीं किया गया था। 4 मजीद निजी कंपनियों को 2.5 अरब के पनाह के लिए टेंट खरीदने के ओपन टेक्निकल एवेल्युएशन के ठेके दिए गए। 57 करोड़ के कंबल खरीदने के लिए मुख्तलिफ निजी कंपनियों को ठेके मुबैना तौर पर ओपन टेंडर के बगैर मिले। 12 अरब रुपए से ज़ायद की बेज़ाब्तियाँ हैं एक साल में। और ये 2023-24 के अकाउंट्स हैं, जिसमें मजमूई तौर पर सरकारी ही कंपनियां हैं जो NDMA से पैसे ले रही हैं, चाहे वो गुजर नाला को देख रही हैं या नाला लाई रावलपिंडी का है या उरंगी नाला है कराची का, या इसके अलावा जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए चीज़ें इन्होंने ख़रीद करनी हैं। उसमें काफ़ी बेज़ाब्तियाँ दिखाई गई हैं और ये अरबों रुपए की है। महंगे दामों कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। मानसून के दौरान सैलाब से होने वाली तबाही और इस तबाही में बदकिस्मती से हमारी अपनी कोताहियों और नाअहलियों के किरदार को ढांप देना मुमकिन नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ न माजी से कुछ सीखने की रिवायत है और न ही मुस्तकबिल के लिए खुद को तैयार करने का जज्बा इस तरह मौजूद है जैसा होना चाहिए। हम इस तमाम तर सूरत हाल से कैसे बच सकते हैं? हमारे पास इस पर ड्राफ्ट नेशनल वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटजी बनी पड़ी है। पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज ने ये स्ट्रेटजी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जनवरी या फरवरी 2024 की तैयार की हुई है। इसके तहत बहुत बेहतरीन इक़दामात को तजवीज़ किया गया है कि इन दी लो एरिया से मेरी मुराद है कि वो एरिया जहाँ पे पानी की कमी है। नंबर 2 वो एरिया जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है। हाउ वेल हम लोकल लेवल के ऊपर ऐसे इक़दामात करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक हो गया, डग वेल्स एक हो गए, चेक डैम्स हो गए, डिले एक्शन डैम्स हो गए, जिसकी वजह से हम इस पानी को यूज़ कर सकें लोकल वाटर सप्लाई पर्पसेस के लिए, लोकल इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स के लिए और सबसे बढ़ के ये कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए। क्लाइमेट चेंज के भी इश्यूज़ हैं। अब जो बारिश होती है उस तरह नहीं होती है जैसे 1980 के दहाई से पहले हमने देखा है कि बारिश होती थी एक हफ्ते में पूरी हर दिन बारिश हो रही है और एक हफ्ते में 100 मिलीमीटर बारिश हुई। अब बिल्कुल एक चेंज पैटर्न नज़र आता है कि 2 घंटे में 100 मिलीमीटर अगर बारिश हो जाए तो बहुत तबाही मचती है। यही चीज़ हमने देखी थी चंद साल पहले कि वो 2 घंटे में इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि सारा शहर डूब गया था। तो ये क्लाइमेट चेंज भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से अब कम टाइम में ज़्यादा बारिश होती है। यानी हम जैसे आम लफ्ज़ों में क्लाउड बर्स्ट कहते हैं कि वो बादल आए और 1 घंटे में जो बारिश 2 दिन में 3 दिन में होनी थी वो 1 घंटे में हो गई। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी आता है और वो पानी को निकलने का रास्ता मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से तबाही मचती है और फैलती है। वाटर मैनेजमेंट के लिए ये है कि अगर पानी ना हो तो उसके अलग सेट ऑफ रूल्स हैं कि फिर हमने ऐसी सूरत हाल को कैसे निपटना है। और पानी अगर हमारे पास ज़्यादा आ जाए, बारिश आ जाए, तूफ़ानी कैफियत डेवलप हो जाए तो ऐसी सूरत हाल को हमने कैसे निपटना है, तो इसके अलग से सेट ऑफ रूल्स हैं। तो इन दोनों को अलग अलग देखने की ज़रूरत है।
पानी है इसकी फ्लड हार्वेस्टिंग की जाए, इसकी रेन हार्वेस्टिंग की जाए हमने, ताकि ये फ्लड जो डाउन स्ट्रीम एरियाज़ के अंदर है पानी जो है वो एकदम से जिस वक्त बह कर जाता है तो उस वक्त ये सैलाबी सूरत हाल बनती है। अगर पानी आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्ज हो तो फिर मतलब टाइम इसका बढ़ा दिया जाए डिस्चार्ज होने का तो सैलाबी सूरत हाल नहीं बनती।